आज की जो कहानी है ये 8 अप्रैल 2021 की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के 4 गांव की है। यहाँ पे एक शख्स रहा करते हैं जिनका नाम है उत्तम गिरी। उत्तम गिरी पेशे से किसान हैं और इनके कुल 6 भाई हैं और इन 6 भाइयों में जो संपत्ति है वो करीब 40 एकड़ की है। बहुत ही संपन्न परिवार है, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेशे से ये खेती ही करते थे और इसी वजह से ये डेली अपने खेतों पे समय से जाया करते थे और दोपहर में फिर खाना खाने के लिए घर आया करते थे, जो एक आम किसान की ज़िंदगी होती है। एक दिन उत्तम जी जब 8 अप्रैल 2021 की सुबह होती है, इस दिन अपने खेत को काम के लिए वो सुबह सुबह उठते हैं और निकल जाते हैं। इधर उनके घर में पत्नी, बेटी और साथ ही साथ उनका 10 साल का बेटा था, इसका नाम था बादल। बादल केवल 10 साल का था, इस वजह से वो खेलने कूदने में ज़्यादा शौक़ रखता था और पास में ही उसके कुछ घर के पास दोस्त हुआ करते थे। तो जब उसके पिताजी किसान थे, सुबह खेत पे चले जाया करते थे और माँ इधर घर के काम में लग जाती थी, तो वो फिर खेलने कूदने में अपना समय बिताता था। सुबह सुबह जैसे ही उसके पिताजी खेत को निकलते हैं, वैसे ही वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं क्या खेलने जा सकता हूँ। पास में ही जो उसका दोस्त था उसी के साथ वो खेलता था, तो माँ के लिए कोई नई बात नहीं थी। माँ भी उस समय अनुमति दे देती है कि हाँ जाओ और खेलो। बच्चा जैसे ही घर के बाहर निकलता है और खेलने के लिए चला जाता है तो काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन माँ का ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं था कि बादल गया तो गया कहाँ है। अब इधर जब उसके पिताजी खेत से वापस दोपहर को घर आते हैं खाना खाने के लिए, तो जैसे ही खाने की थाली लेकर उसकी माँ आती है, वैसे ही अब पिता जो थे वो अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं कि बादल कहाँ है, उसे भी खाना खिला दो। अब इधर माँ कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, दोपहर हो गया और अभी तक वो खेल के वापस आया नहीं है। तो बादल के जो पिताजी हैं वो तुरंत ही उसकी बहन को बादल के भेजते हैं कि पड़ोस में जो दोस्त के साथ वो खेल रहा है जिस घर पे, जाओ और उसे बुला कर ले आओ। अब इधर उसकी बहन जाती है अपने भाई को बुलाने के लिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तब उसके भाई का, बादल का जो दोस्त था, वो कहता है कि वो मेरे घर तो आया ही नहीं है। अब ये सुनकर उसकी बहन के होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही दौड़े भागे अपने घर पे पहुंचती है और पिताजी को और अपनी माँ को ये बात बताती है कि बादल तो खेलने गया ही नहीं है। अब पिता खाने की थाली को छोड़ते हैं और माँ के साथ तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और अपने बेटे की तलाश करने लगते हैं। इधर उधर पहले पड़ोसियों से पूछा जाता है, घर घर जा कर के पूछते हैं, जहाँ जहाँ वो खेला करता था उन सभी जगहों पे जा कर के उसको देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बादल कहीं यहाँ तो नहीं आया था। लेकिन जब हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है और जब वो घर घर जा कर के पता कर रहे थे कि बादल क्या किसी के घर आया है, खेलने के लिए आया है, किसी ने देखा है, तो धीरे धीरे करके गाँव के हर एक घर को पता लग गया कि एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम बादल है और गांव का ही रहने वाला है, वो सुबह से लापता है। जब गांव वालों को भी ये पता लगा कि एक 10 साल का बच्चा जो है वो सुबह से लापता है, गांव का ही रहने वाला है, तो अब लोगों का जो हुजूम था वो बादल के घर के बाहर इकट्ठा होने लगा और सभी लोगों ने भरसक कोशिश की। गांव के सभी लोगों ने, उसके जो 5 चाचा थे उन लोगों ने भी पूरा साथ दिया बादल के पिता का, लेकिन फिर भी जब बच्चा बिल्कुल नहीं मिलता है गाँव के अंदर, तो अब यहाँ से जो गंभीरता होती है इस मामले की, वो गांव वालों को लेकर के एक बहुत बड़ी सवाल के तौर पे आती है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे गायब हो सकता है। गांव भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। गांव वाले और परिजन दोनों ही साथ मिलकर नज़दीकी पुलिस थाने पे चले जाते हैं और ये रात को करीब पहुंचते हैं। तो जो थाने के एचएसओ साहब थे, जब उन तक ये मामला पहुंचता है कि एक मासूम जो कि केवल 10 साल का है वो लापता है, सुबह से बहुत ढूंढने की कोशिश कर ली लेकिन वो मिला नहीं, तब एचएसओ साहब इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे कुछ महीने पहले भी 2 मासूम इसी तरह से गायब हो गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। अब ये छोटे बच्चे का मामला था, इसलिए पुलिस जो है लेट भी नहीं कर सकती थी। तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो थाने के एचएसओ साहब वो एसएसपी साहब तक इस मामले की खबर को पहुंचाते हैं और साथ ही आला अधिकारियों तक भी ये जानकारी मिलती है। जब जैसे हुई उन्हें, तो सारे ही अधिकारी थाने पे पहुंच जाते हैं और तुरंत ही इस बच्चे के सर्च ऑपरेशन में एक टीम गठित कर दी जाती है। और ये जो पुलिस की पूरी टीम थी, ये पहला जो इनका काम था वो गांव में ही जा कर के एक कैंपेन चलाना था। घर की तलाशी, हर एक घर की उनका लेना एक मेन मकसद था। तो पहले वो
यही काम करते हैं कि हर एक घर पे जाकर पूछताछ करना, हर एक घर की तलाशी लेना। इस तरह से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 8 तारीख की ये घटना थी। अब 9 तारीख बीत जाता है, 10 तारीख बीत जाता है, लगभग 2 दिन हो जाते हैं और पता अभी तक नहीं लग पाया था कि ये बच्चा गया तो गया कहाँ। गांव में सीसीटीवी भी नहीं थे कि फुटेज चेक कर लिया जाए। लोगों की जानकारी के मुताबिक ही जो भी पुलिस कर पा रही थी वो सर्च ऑपरेशन में उनको मदद कर रही थी। लेकिन अब एक दिन जब 10 अप्रैल का समय आ जाता है, दिन आ जाता है, तब गांव का ही रहने वाला एक शख्स पुलिस के पास जाता है और कहता है कि गाँव से थोड़ी ही दूरी पर एक लावारिस घर है, एक खंडर के जैसा घर है जहाँ से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। जो टीम अब तक सर्च ऑपरेशन कर रही थी वो तुरंत ही उस घर की तरफ रवाना होती है। साथ में परिजन भी होते हैं ताकि अगर बच्चा मिल जाए तो उसकी शिनाख्त कर पाएँ कि वो बच्चे का ही लाश है या फिर किसी और चीज़ का है। तो जब पुलिस उस घर पे पहुंचती है तो ये जो घर था एक खंडर के जैसा था और इस घर का जो ऑनर था, पता लगाने पे मालूम हुआ कि ये रामजी नाम के एक शख्स का है। घर की माली हालत बिल्कुल खस्ता थी क्योंकि यहाँ का जो मेन इसका जो ऑनर था वो नहीं रहता था। वो काफ़ी सालों से गांव के घर से दूर था, कहीं और जाकर बस चुका था। जब इस घर की तलाशी ली जाती है, बदबू कहाँ से आ रही थी, तो एक बोरा मिलता है और ये बोरा जो था बंद था। इसे खोला जाता है तो जो शक थी सबके मन में कि ये शायद हो सकता है वही बच्चा जो 10 साल का है जो लापता है, और होता भी यही है। जब बोरे को खोला जाता है तो उसमें से बादल की लाश निकलती है। जैसे ही बॉडी सामने आती है पुलिस के, वैसे ही परिजन के द्वारा शिनाख्त कर लिया जाता है। और अब यहाँ से मामला और भी गंभीर होता जाता है कि इस बच्चे की हत्या का कारण क्या था। तुरंत ही इस घर के मालिक को पकड़ा जाता है, उसे थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। रामजी से जब पूछताछ कर रहे थे पुलिस वाले तो रामजी बिल्कुल यही कह रहा था कि मैं कई सालों से वहाँ पे नहीं रहता हूँ। लेकिन पुलिस ने बोला कि जब घर पे ये लाश मिला तो तुम्हारे घर का ताला आगे से बंद था, पीछे से खुला हुआ था दूसरा गेट, तो ये कैसे हुआ। तो रामजी ने बोला कि जब हम वो घर खाली करके आए थे उस घर में एक भी सामान नहीं था, हमने पूरा घर जो है वो खाली कर दिया था और घर ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसमें से क्या ही कोई चोरी करके ले जाता, इस वजह से हमने ताला बिल्कुल नहीं लगाया था। तो जब पुलिस को मालूम पड़ता है कि ताला जो लगा हुआ था वो कातिलों ने ही लगाया था, तो इसके बाद और पुलिस इस जांच में जुट जाती है और जल्द से जल्द इस केस को फाइनल स्टेज पे ले जाने की कोशिश करने लगती है। पुलिस की बहुत सारी टीमें गठित की जाती है और अलग अलग क्षेत्र में सारे जांच की जाती हैं। गांव में भी खंगाला जाता है, हर एक लोग के बयान जो होते हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। रामजी के बारे में जब विस्तृत रूप से पता लगाया गया तो ये भी उस समय जब वारदात हुआ या फिर वो बच्चा गायब हुआ वो नहीं था इस गाँव में, और उसका कोई ऐसा इतिहास भी नहीं था कि वो कोई क्रिमिनल है। तो उसकी जो हिस्ट्री थी और उसका जो बयान था वो बिल्कुल मैच कर रहा था। इस वजह से रामजी को क्लीन चिट मिल जाता है। लेकिन जब पुलिस को बिल्कुल जांच में कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे, हर पड़ाव में पुलिस के लिए एक चैलेंज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई बेगुनाही था, उसके सबूत भी पुलिस के पास थे। तो अब पुलिस थोड़ा और अपना दिमाग चलाती है और पुलिस को ये भी मालूम था कि ये जो क्राइम हुआ है ये गांव के ही किसी शख्स ने किया है, क्योंकि ये घर भी उस शख्स को पता था कि गांव के बाहर ही है और ऐसा कोई घर है। अब ये जो रामजी थे इनके परिवार के लोगों का बयान लिया जाता है, इनके परिवार के लोगों की बाकायदा पूरी डिटेल निकाली जाती है कि कोई ऐसा इतिहास तो नहीं है जो क्राइम के क्षेत्र में हो, तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस रामजी के पूरे परिवार रिश्तेदारों के बारे में छानबीन कर रही थी तो रामजी का ही एक अपना भतीजा था जिसका नाम मुकेश श्रीपाल था। वो एक जुआरी था, मतलब वो जुए वगैरह खेला करता था, शराब वगैरह पिया करता था और उसकी एक क्राइम हिस्ट्री भी थी। इस आधार पे उस शख्स को भी पुलिस
धर दबोचती है, उसे थाने लेकर के आती है, उससे बाकायदा पूछताछ करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मुकेश से पूछताछ पहले नहीं हुआ था, वो भी इस गांव का होने की वजह से पहले भी उससे पूछताछ किया जा चुका था। लेकिन फिर जब दोबारा पुलिस पूछताछ करती है उस दिन के बारे में, दिनचर्या के बारे में, तुम कहाँ थे, कब पता लगा, तो उसके जो पहले के बयान थे वो इस बयान से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, वो अलग अलग मैच हो रहे थे, जिसकी वजह से अब शक और गहरा जाता है। अब मुकेश से सख्ती से पूछताछ किया जाता है, तब मुकेश तोते के जैसे बोलना शुरू कर देता है। अब मुकेश बताता है कि उसके 2 साथी हैं, एक का नाम गुड्डू है और एक जो साथी है, जैसे ही उसका नाम बताता है पुलिस के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये जो वो नाम बताता है, ये बताता है अनु का, यानी कि अनिल गिरी बादल के बड़े ताऊ थे और उसके पिता से बड़े भाई भी थे। अपने ताऊ पे जब इस तरह के गंभीर आरोप मुकेश लगा रहा था कि हम तीनों इस बच्चे की हत्या में शामिल थे, और इसकी कहानी जब उसने बताई कि हमने क्यों ऐसा उस बच्चे के साथ किया है, क्योंकि जब बच्चे की लाश मिली थी तब उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और बच्चे की गला दबा करके हत्या की गई थी। और लाश जब बरामद की थी पुलिस ने, तो लाश को देखने पे लग रहा था कि वो 60 से 70 घंटे तक का लाश होगा, मतलब 60 से 70 घंटे उसको डेथ हुए हो चुके हैं। अब इधर मुकेश बताता है कि एक दिन ये तीनों दोस्त, गुड्डू, मुकेश और इसके जो ताऊ थे, जो बच्चे के ताऊ थे बादल के, ये तीनों ही जुआ खेलने गए थे और बहुत बड़े पैमाने का जुआ खेलने गए थे, जहाँ पे लाखों का दांव लगाया था। और लाखों का दांव लगाने के बाद ये लाखों रुपए उस जुए में हार गए थे। अब इधर जो लेने वाले थे कर्ज, वो बार बार उसके ताऊ को यानी अनिल को परेशान कर रहे थे, साथ ही साथ मुकेश को भी परेशान कर रहे थे, और ये जो गुड्डू था उसको भी परेशान करते थे। घर पे भी लेनदार आया करते थे और कई बातें सुनाकर भाइयों को भी जाया करते थे। और ये सारे भाई जो थे वो अनिल को बोला भी करते थे कि तुम जल्द से जल्द जो भी इसका बकाया है वो पूरा कर दो, क्यों जुआ खेलते हो, क्यों ऐसा काम करते हो कि इस तरह से कर्ज हो जाते हैं तुम्हारे सर पे। तब जब कोई रास्ता उसे अनिल को नहीं दिखाई देता है, तब वो बैठकर अपने इन तीनों दोस्तों के साथ प्लान बनाना शुरू करता है कि क्या हम किसी बैंक को लूट लें, किस तरह से पैसे हम इकट्ठा करें और किस तरह से ये जो कर्ज हैं वो चुकाएं। तो जब वो साजिश रच रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि किसी घर पे जाकर के डकैती डालते हैं, किसी बैंक को जाकर के लूटते हैं। तब इन्हें रिस्क काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि हम तुरंत पकड़े जाएंगे, हमें सजा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब इनको एक प्लान सूझता है कि किसी का किडनैपिंग कर लो और किडनैपिंग करने के बाद फिरौती मांगो, जब वो पैसे आ जाएंगे तब फिर उस बंदे को छोड़ देंगे। तो अब इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था कि किसे किडनैप किया जाए, कौन ऐसा शख्स हो जिसको किडनैप करने से पैसे आ सकते हैं। तब अनिल के मन में एक ख्याल आता है कि मेरे ही छोटे भाई का 10 साल का बच्चा है, जिसे किडनैप कर लेंगे तो मुझ पे शक भी नहीं होगा। किडनैपिंग करने के बाद जब जैसे ही पैसे आ जाएंगे, 12-13 लाख रुपए वो चाहता था कि मिल जाए, तो वैसे ही आने के बाद बच्चे को छोड़ देंगे। अब उसे मौका मिल जाता है 8 अप्रैल को 2021 को, जब ये बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। उसी दौरान गुड्डू और ये जो मुकेश था, ये दोनों ही बाइक से आते हैं। मुकेश क्योंकि उसके ताऊ का दोस्त था, तो वो शख्स अनजाना नहीं था, इस वजह से ये जो बच्चा था बादल, वो उसके बहकावे में आ जाता है। वो कहता है मुकेश कि चलो गाड़ी पे हम तुम्हें घुमा के लेके आते हैं। बच्चा बहुत आराम से उस पर बैठ जाता है और ये गाड़ी से घुमाते हुए फिर एक जगह ले जाते हैं बच्चे को और रख देते हैं। काफ़ी घंटे वहाँ पे रखते हैं, उसे खिलाते पिलाते, और उस दौरान उसका चाचा अनिल भी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो चेहरा ढकता नहीं है, कोई नकाब नहीं लिया हुआ था, जिस वजह से बच्चा उसका चेहरा भी देख चुका होता है। अब जब बहुत घंटे बीत जाते हैं, बच्चा परेशान होने लगता है, रोने लगता है, अपने घर जाने को कहने लगता है चाचा को। तब चाचा समझ ही नहीं रहा था कि किस तरह से फिरौती मांगा जाए, किस तरह से इसको चुप कराया जाए। तो चाचा शाम जब हो जाती है और बच्चा काफ़ी परेशान करने लगता है, तो उसके मुंह में कपड़े ठूस कर, उसके हाथ पांव बांध करके और इसी घर में राम जी के रख करके वो चला जाता है कि अब फिरौती की डिमांड की जाएगी उसके परिवार वालों से। लेकिन जैसे वो घर जाता है, रात का समय हो जाता है और इधर थाने से पुलिस वाले, क्योंकि इस मामले की गंभीरता में वो काफ़ी ज़्यादा जुटे हुए थे, क्योंकि
पहले भी 2 बच्चों के साथ घटना घट चुकी थी। इस कारण गांव में जो टीम गठित की गई थी पुलिस की, जो बार बार घरों पे जा कर के लोगों के छानबीन कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तो जब ये तीनों दोस्त इस मंजर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। ये वापस उस बच्चे के पास जाते हैं और जो इसका एक दोस्त होता है गुड्डू, वो उसका पहले से भी क्रिमिनल जो था, हिस्ट्री था, वो मर्डर केस में पहले से भी एक शामिल था, वो बच्चे का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इस बच्चे की लाश को बोरे में ठूस दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है और फिर ये दूसरे दिन का इंतजार कर रहे थे कि जरा मामला शांत हो जाए तो इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। जब दूसरा दिन आता है इन्हें मौका नहीं मिलता है। जब तीसरा दिन आता है तब ये रात के समय इस लाश को, बोरे को उठा करके गाड़ी पे बैठ करके नहर की तरफ जा रहे थे फेंकने के लिए। वैसे ही एक किसान अपने खेत से सिंचाई करके वापस आ रहा था और उसने टॉर्च की लाइट जब जलाई इनके गाड़ी की तरफ कि कौन जा रहा है ऐसे सुनसान इलाके में, और उस समय सभी लोगों को पता था गांव के कि एक बच्चा खोया हुआ है जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो सभी लोग एक तरह से अपने आप से भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, नज़र रखते थे। तो उस दौरान जब टॉर्च की लाइट पड़ती है इसकी गाड़ी पे, मुकेश की गाड़ी पे, तो ये दोनों और शक पका जाते हैं और तुरंत फिर गाड़ी को पलटा लेते हैं और फिर से राम जी के घर चले जाते हैं और बोरे को वहीं छोड़ देते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इस मामले में देखने वाली बात यह है कि जो अनिल ताऊ था इस लड़के का, वो पूरे टाइम जब पुलिस छानबीन कर रही थी मामले की तो वो पुलिस के साथ ही था, लेकिन इतना शातिर था कि उसकी जो ये कहानी है, उसका जो ये साजिश भरा दिमाग है, वो पुलिस के सामने कभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी समझ में किसी को नहीं आया। जब ऐसी बात पुलिस को पता लगती है तुरंत ही मुकेश को धर दबोचा जाता है, इसके साथ गुड्डू को भी धर दबोचा जाता है, उसके चाचा को भी पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने ये अजीब मंजर परिस्थिति थी कि अब 5 भाइयों को कैसे यकीन कराएं कि इसी घर के एक इंसान ने इस घटना को, इस साजिश को अंजाम दिया है। अब इधर 5 भाइयों को एक कमरे में पुलिस बुलाती है, एक टीम होती है पुलिस की, जहाँ पे ये जो आरोपी होता है अनिल, इसे भी लाया जाता है और ला करके अब अनिल से वहाँ पे कन्फेस कराया जाता है। अनिल जब सारी बातें वहाँ पे भाइयों के सामने बोलता है और स्वीकारता है, तब सारे ही भाई गुस्से से आग बबूलाते हैं और उन्होंने एक ही बात पुलिस को बोली कि जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो इसे मिलनी चाहिए और ये आज से हमारा कोई भाई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं हमारा इसके साथ और इसे हमें बिल्कुल देखना भी नहीं है, आप इसे हमारे नज़रों से दूर ले जाइए। तुरंत ही पुलिस उसको अरेस्ट करती है, जेल भेज देती है। इस मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में लगातार हो रही है, अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं आया है। लेकिन ये कहानी अपने आप में बहुत पीड़ादायक है, दर्दनाक है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें, और अगर कोई अपना ही इस तरह से विश्वासघात करता है, किसी भी परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का समय होता है। एक छोटा मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना जान गंवा चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस आप सभी को जागरूक करना चाहती थी। ऐसी सच्ची कहानियाँ डेली मैं इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। धन्यवाद।